ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से माइकोप्लाज्मा, जिसे आप पपलो कहते हैं, के प्रमुख लक्षण को मुख्य रूप से इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने मोनिरा के प्रमुख लक्षण पढ़ लिए थे और द्विनाम पद्धति हम लोगों ने पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि हम लोग माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आज माइकोप्लाज्मा का अध्ययन करेंगे और पपलो का पूरा नाम क्या होता है तब तक आप गेस करते रहें। इसका फुल फॉर्म आपको बताया जाएगा और इसके बहुत सारे प्रमुख लक्षण, इसके खोजकर्ता का नाम, इसे मोनिरा वंश में क्यों रखा गया, या इसे कौन कौन से रोग होते हैं पौधों से संबंधित, ये सारा हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और पिछली बार आप लोगों ने वीडियो देखा लेकिन आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं, लगता है आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाता है। और आज भी आप वीडियो केयरफुली देखिए, यदि समझ में आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और नहीं समझ में आता है तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं माइकोप्लाज्मा में पपलो का फुल फॉर्म क्या और इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं जो इसको और सबसे अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग माइकोप्लाज्मा को प्रारंभ करते हैं। माइकोप्लाज्मा को विटेकर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जगत मोनिरा में रखा। पहले आपको बताया गया कि ये मोनिरा का एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि माइकोप्लाज्मा को मोनिरा जगत में किसने रखा है। 5 जगत पद्धति में मोनिरा सबसे पहले आता है और इसमें विटेकर ने माइकोप्लाज्मा को मोनिरा किंगडम के अंदर रखा है। अब इसकी खोज कैसे हुई इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसकी खोज सन 1713 में जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड में पशुओं में गंभीर पल्मोनरी रोग से हुआ। उस समय स्विट्जरलैंड में 1713 में एक गंभीर बीमारी पशुओं में हो गई जिसे पल्मोनरी रोग कहते हैं। तो उसी के अध्ययन के दौरान इसकी खोज हुई है। और आगे चलते हम लोग। इसके लक्षण न्यूमोनिया के लक्षणों के समान होने के कारण इसे बोवाइन न्यूरोन्यूमोनिया नाम दिया गया वेरी बिगिनिंग में, और इसे हम लोग पपलो भी कहते हैं। तो ये अक्सर आपसे पूछा था पपलो किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। और साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले पी का मतलब है प्ल्यूरो, दूसरे पी का मतलब होता है निमोनिया जिसमें पी साइलेंट है, और यल का मतलब है लाइक, ओ का मतलब है ऑर्गेनिज्म। तो प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका नाम है। यदि हिंदी में कहीं आपके सामने आता है तो आप इसे बोल सकते हैं प्ल्यूरो निमोनिया सदृश जीव भी इसे कहा जाता है। और आगे हम लोग चलते हैं। इनोकार्ड तथा आर रॉक्स ने इसका कृत्रिम माध्यम में संवर्धन किया। कृत्रिम माध्यम का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियली इसका फार्मेशन करना है। इसके अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उसी के आधार पे इसका आर्टिफिशियल फार्मेशन करना। तो कृत्रिम रूप से इसे इनोकार्ड तथा आर रॉक्स ने संवर्धित किया, कल्चर किया। नोवाक नामक वैज्ञानिक ने इसे माइकोप्लाज्मा वंश में रखा। तो ये जिसके अभी हम लोग द्विनाम पद्धति में वंश जान चुके हैं कि कोई भी जो जंतु होता है इसका हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो जीनस और स्पीशीज से मिला बनता है। तो जीनस का मतलब होता है वंश और स्पीशीज माने जाति। तो ये इसे किस वंश में रखा गया है, माइकोप्लाज्मा वंश में रखा गया। अब इसके कैरेक्टर्स और सभी जीवों से बहुत ही डिफरेंट होते हैं और ये अपना बहुरूपी आप कह सकते हैं रूप प्रदर्शित करता है, बहुरूपिया होता है। तो ये सारे लक्षण यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं क्योंकि इसके लक्षण से भी कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कंपटीशनों में और बोर्ड में भी आपके। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हम लोग लक्षण की बात करें। या एक कोष की माने इसमें केवल सिंगल सेल पाई जाती है। अचल का मतलब ये गति नहीं कर सकता तथा प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो लास्ट डे हमने बताया था प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है कि इनमें ऐसा केंद्रक पाया जाता है जिसके चारों ओर केंद्रक कला नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा उसके अंदर केंद्रिका नहीं होती, एब्सेंट होती है, और इसके जो केंद्रक द्रव्य होते हैं कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। अचल का मतलब ये गति नहीं कर सकता। एक कोशिका माने सिंगल सेल से बना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। दूसरा, तो इनके बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती है जिसकी वजह से इनका ये बहुत लचीले होते हैं। इनमें कोशिका की बाहरी सतह का निर्माण कोशिका कला से होता है। यदि कोशिका भित्ति का अभाव हो गया तो उसके बाद सेकंड लेयर जो है, जैसे फर्स्ट लेयर में कोशिका भित्ति होती है, यदि एब्सेंट है तो दूसरी लेयर कौन सी है, कोशिका कला। तो कोशिका कला इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जो इसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इनमें लचीलापन अधिक होता है। मैंने पहले बताया कि जो कोशिका भित्ति होती है बहुत हार्ड होती है और इसको एक निश्चित आकार देती है। तो इसमें पहले से एब्सेंट है तो ये कॉमन सी बात है, जीव जो है बहुत ही इसके त्वचा में लचीलापन होगा।
यह बहुरूप प्रदर्शन करता है। तो इसका जी हाँ, इसका आकार जो है विभिन्न प्रकार का होता है, आगे हम लोग देखेंगे। और यह गोलाकार, कड़कीय, तंतुकीय स्वरूप प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए गोल आकार का होता है, कणों की तरह भी होता है, जैसे कण होते हैं, निश्चित साइज नहीं होता है, तंतुकीय रेशे जैसे भी होते हैं। तो ये बहुत सारे इनके रूप हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुरूपी कहते हैं, हम लोग बहुरूपिया कहते हैं। और ये जो बहुत सारे आपने लक्षण देखा, लचीलापन है, बहुरूपिया होते हैं, उसका वित्तीय एब्सेंट है, गोलाकार, कड़की, तंतुकीय होते हैं। इन सभी को उपरोक्त लक्षणों के आधार पर इन्हें पादप जगत का जोकर कहते हैं। जोकर क्या होता है? बार बार अलग अलग कलर का कपड़ा पहन के आता है, अलग अलग शेप साइज बना के आता है। तो उसी बेसिस पे ये और जंतुओं की अपेक्षा डिफरेंट साइज एंड शेप शो करते हैं, इसीलिए इन्हें पादप जगत का जोकर, या आप कह सकते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं इन्हें। तो पपलो कहते हैं, प्लस इन्हें पादप जगत का जोकर कहते हैं। दो चीज़ आपने देख लिया। आगे चलते हैं। लचीलेपन के कारण कोशिकाएं बैक्टीरियल फिल्टर से भी छन जाती हैं। तो इनका कोई दृढ़ स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यदि इनको आप बैक्टीरिया के फिल्टर से छानेंगे तो बैक्टीरिया तो रुक जाएगा, लेकिन ये छन जाएंगे। कोशिका भित्ति का अभाव के कारण इनमें पेनिसिलिन के प्रति संवेदना नहीं होती है। तो पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसके लेते ही इसका प्रभाव खत्म हो सकता था। तो वो मुख्य रूप से रिएक्ट करता है सेल वॉल पे। तो यहाँ पे सेल वॉल कोशिका भित्ति की उपस्थिति नहीं है, तो इसलिए उसके प्रति संवेदना इनमें नहीं होती। इनकी वृद्धि को टेट्रासाइक्लिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। यदि किसी के शरीर में ग्रो कर रहे हैं, इनकी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, तो टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन का यूज करके इनको नियंत्रित किया है। ये सब क्वेश्चन आपसे अलग से पूछे जाते हैं कि पेनिसिलिन के प्रति निम्नलिखित में से कौन संवेदना नहीं शो करता? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। तो आप वहाँ माइकोप्लाज्मा बता सकते हैं। और इनकी वृद्धि को कौन इन्फेक्ट कर सकता है, कौन कंट्रोल कर सकता है? टेट्रासाइक्लिन। वहाँ पर 2-4 नाम आपको दे देंगे, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, या इस तरह से और एंटीबायोटिक का नाम दे देंगे, तो उसमें आपको टेट्रासाइक्लिन पे टिक करना होगा। आगे चलते माइकोप्लाज्मा आंशिक रूप से अनेक अनाक्सकारी होते हैं। तो अनाक्सकारी का मतलब क्या है? बिना ऑक्सीजन के ही ये अपना श्वसन का कार्य कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा को वृद्धि हेतु स्टेरॉल की आवश्यकता होती है। तो जो माइकोप्लाज्मा है उसके यदि ये वृद्धि करे किसी भी माध्यम में, तो उसके लिए स्टेरॉल की आवश्यकता होती है, तभी ये वृद्धि कर सकता है। और आगे चलते हैं। अधिकांश माइक्रोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवी होते हैं। ये माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं स्वतंत्रता शो करते हैं, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए कुछ माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं परजीवी तथा मृतोपजीवी भी होते हैं। तो माने परजीवी का मतलब दूसरों के जीवन यापन करते हैं, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी का मतलब जो सड़ी गली मृत कार्बनिक वस्तुएं होती हैं, उनके ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं आसानी से। तो ये आज हम लोगों ने इसके कुछ प्रमुख लक्षण देख लिए हैं। और इसकी संरचना जो अभी मैंने डिफरेंट शेप बताया कि अलग अलग आकार के होते हैं, और इनके द्वारा पौधों में बहुत सारे रोग होते हैं क्योंकि परजीवी है। तो पौधों के रोगों की जो ट्रिक है और इसका जो संरचना है, वो कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए। और यदि आप वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा टच करने से लाइक हो जाता है, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, ऊँचा होता है। तो एक लाइक ज़रूर करें जब भी वीडियो को देखें, उसमें आपको कुछ जाने वाला नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।